साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार टारगेट विद कृष्णा में। एनसीईआरटी क्लास 6 इतिहास की क्लास की आज हम शुरुआत कर रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि इतिहास क्या है। इतिहास का परिचय देखेंगे। क्या आवश्यकता है इतिहास की? अगर हम देखें तो इतिहास के माध्यम से हम अपने अतीत के बारे में हम जानते हैं। समाज के बारे में पता चलता है, वहाँ की संस्कृति के बारे में पता चलता है, वहाँ के लोगों के कल्चर के बारे में पता। इतिहास में अगर देखें तो इतिहास का मतलब होता है जो घट गया। इतिहास किसे कहा जाए? इतिहास की बात करें तो इतिहास उसे कहा जाएगा जो घटना घट गई है। लेकिन इतिहास को भी अगर हम देखें तो इसको हम कई प्रारूप में समझते हैं, कई सेंस में इसको देखने की आवश्यकता है। देखते हैं एक एक बात। सबसे पहले आता है कि इतिहास क्या है, इसका क्या महत्व। इतिहास की अगर हम बात करें तो जो घटनाएं पहले घट चुकी हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं जो पहले घट चुकी है उन इतिहास तो कहा जाएगा। लेकिन वास्तविक तौर पर इतिहास की परिभाषा क्या होगी? वास्तविक तौर पे इतिहास को हम कैसे कहें कि ये जो घटना घटी ये इतिहास में आएगी। जैसे आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये वर्तमान में देखें तो आज मैं जो पढ़ा रहा हूं तो ये वर्तमान है। लेकिन जब ये वीडियो बन जाएगी बाद में आप देखेंगे तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, इतिहास का विषय बन जाएगा कि इतिहास में मैंने ये वीडियो बनाई थी। बात आती है कि इतिहास का अतीत का अध्ययन। सबसे पहले बात, इतिहास के माध्यम से हम अपने अतीत का अध्ययन करते हैं। अतीत का मतलब समाज का कैसा अतीत था, वहाँ के लोगों का कैसा अतीत था, वहाँ के लोगों का रहन-सहन कैसा था, उन सभी चीज़ों का अध्ययन जो किया जाता है, वो इसके अंतर्गत आता है। उस समय की जो घटनाएँ थी, उन सभी चीज़ों का अध्ययन जो करा जाता है, उसे हम इतिहास के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा आता है समझ विकसित करना। इतिहास के माध्यम से हम अपनी समझ विकसित करते हैं। अब बात आती है कि समझ का विकास कैसे किया जाए। हम वर्तमान की घटनाओं को अपने अतीत से जो घटनाएं घटी हैं उनसे तुलना कर कर अपने विकास को और विकसित कर सकते हैं। बात आती है भविष्य की योजनाएं बनाना। मैंने बिल्कुल कहा कि जो घटना हम पहले घटी और उसका आकलन वर्तमान की घटनाओं से अगर हम करेंगे तो ये कन्फर्म है कि आने वाले समय की भविष्य की योजनाओं को और हम बेहतर कर पाएंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि 2019 में कोरोना आया। अब उसके माध्यम से हमने क्या करा, भविष्य में योजनाएं बनाई कि अगर ऐसी बीमारियां फिर से अगर आएंगी तो उनसे लड़ने के लिए क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है, क्या क्या टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है। उन सभी चीजों को वहां पर हमने क्या देखा, उसके आधार पर हमने तैयारी बनाई। तो भविष्य को बेहतर बनाने के लिए नई योजनाओं को बनाने में ये सहायक होता है। दूसरा आता है इतिहास का महत्व क्या है। तो इतिहास के महत्व की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम समाज के बारे में, संस्कृति के बारे में, वहाँ के रहन सहन के बारे में, दुनिया के बारे में गहरी समझ उत्पन्न करते हैं। इतिहास, जिस जगह का हम इतिहास पढ़ेंगे वहां की जानकारी हमारी बेहतर होगी। आने वाले समय के बारे में हम अपने आप को तैयार कर पाएंगे कि हम चीजों को कैसे बेहतर कर रहे हैं। बात आती है अब कि इतिहास का महत्व क्यों है, क्या आवश्यकता है इतिहास पढ़ने। इतिहास की अगर हम बात करें तो इतिहास जिज्ञासा को बढ़ावा देता है कि जो पहले अतीत में घटा था और अब जो समय में घट रहा है उसके माध्यम से जिज्ञासा बनी रहती है कि ऐसा क्यों हुआ था, क्या रीजन था। उनके बारे में जानकारी जो मिलती है वो हमें इतिहास के माध्यम से मिलती है। विभिन्न दृष्टिकोण को समझने में विकसित करता है। वहां की संस्कृति के बारे में, आपकी विचारधाराओं, घटनाओं को समझने में ये मुख्य तौर पर आपकी मदद करता है। बात आती है अब आपकी कि इतिहास के महत्व की अगर हम बात करें तो एक पॉइंट और निकल कर आता है, आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करना। इतिहास में सूचनाओं का आलोचना, मूल्यांकन करना विभिन्न दृष्टिकोणों को में समझने में मदद करता है कि जो हम अवलोकन कर रहे हैं किसी विषय का वो हमारे लिए कितना सहायक हो। समाज में योगदान, इतिहास का समाज में बहुत बड़ा योगदान है, ये आप देख सकते हैं। बात आती है अब इतिहास का स्रोत क्या है। कौन कौन से स्रोत हैं जिनके माध्यम से हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। स्रोत की बात करेंगे तो पत्र हो सकते हैं, डायरियां हो सकती हैं, अखबार हो सकते हैं, फोटोग्राफ हो सकते हैं। ये सभी क्या हैं, ये सभी हमारे इतिहास के स्रोत हैं। लेकिन इतिहास में स्रोत की अगर हम बात करें तो इतिहास की किताबों के माध्यम से हम इतिहास को जान सकते हैं। रिसर्च पेपर हो गया, डॉक्यूमेंट्री हो गया और विद्वानों की जो राय है उसके आधार पर हम इतिहास का अपना अवलोकन समझ सकते हैं। अब इतिहास का काल विभाजन अगर करा जाए तो इतिहास का ये काल विभाजन बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है प्राग ऐतिहासिक काल।
अब इतिहास को यहाँ पर समझने की आवश्यकता, यहाँ परिभाषा निकल कर आएगी कि आखिर इतिहास कहा किसे जाता है। तो इस काल में मानव जीवित की लिखित इतिहास से पहले ऐसी घटना जो पहले कभी घटी हो, लेकिन उसकी कोई लिखित जानकारी ना हो, उसको हम किसके अंतर्गत रखेंगे? प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखेंगे। प्राचीन काल की बात करेंगे तो लिखित इतिहास के प्रारंभ होने से पहले के 500 वर्ष तक का जो काल है, उसको हम यहाँ पर प्राचीन काल के अंतर्गत रखेंगे। मध्यकाल की बात करें तो इस काल में 500 वर्ष से लेकर 1500 वर्ष तक का इस काल में यूरोप में मध्ययुगीन संस्कृति का जो विकास हुआ था, यहाँ पर इसका अध्ययन किया जाता है। आधुनिक काल की बात करें तो ये काल 1500 वर्ष से लेकर 1900 वर्ष तक का है और इस काल में औद्योगिक क्रांति, यूरोपीय क्रांति, उपनिवेश विश्व के जो विभिन्न युद्ध हुए, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध का जो दौर था वो इसके अंतर्गत आएगा। जबकि नवीन काल की बात करेंगे, ये आपका 1900 वर्ष से लेकर वर्तमान तक जो चल रहा है, ये आपका नवीन काल के अंतर्गत आता है। अब प्राचीन काल में अगर हम जाएंगे तो हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आपकी भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता आती है। इराक में जाएंगे तो वहां पर मेसोपोटामिया की सभ्यता आएगी और मेसोपोटामिया और इराक के बीच सिंधु घाटी सभ्यता के बीच में देखा जाए तो गहरा संबंध आपको दिखाई देगा। आने वाली क्लास में हम समझेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया में आखिर क्या संबंध था। व्यापारिक संबंध था, वो व्यापारिक संबंध क्यों था? क्या आवश्यकता कि भारत के लोग क्या प्राचीन काल में ही क्या विदेशों से व्यापार करते थे? कि भारत बहुत ज्यादा विकसित था? हाँ, बिल्कुल विकसित था। क्यों विकसित था? क्या कारण थे? ऐसे क्या कारण रहे कि जो वर्तमान में भारत की ये स्थिति आज हमें दिखती है? अब बात आती है मिस्र। प्राचीन सभ्यताओं में हम पढ़ेंगे मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता में हम वहां की मुख्य तौर पर नील नदी के आसपास का क्षेत्र, कहते हैं ना कि नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है? ग्रीस के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, रोम के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, इटली के बारे में वहां पर हम पढ़ेंगे। अब बात आती है सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालक्रम होता है वो लगभग 2300 बीसी से शुरुआत होती है। मतलब ईसा मसीह के जन्म से 2300 वर्ष पहले आपकी सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ और लगभग 1750 बीसी तक सिंधु घाटी सभ्यता का आप कह सकते हैं भारत में एक बहुत बड़ा दौर रहा है और इसके बारे में हम इतिहास में आने वाली क्लासों में विस्तार से चर्चा करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में अगर कुछ बिंदुओं की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर आप हड़प्पा की बात करते हैं, क्योंकि इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि प्रारंभिक तौर में जिस स्थान पर जिस टीले की खोज करी गई थी उस टीले का नाम हड़प्पा रखा गया था, क्योंकि वो उस दौर में 1829 का दौर था। 1829 में खोजा गया था चार्ल्स मेसन के द्वारा और उसने नाम रखा था हड़प्पा और बाद में इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि सिंधु नदी के इर्द गिर्द ये सभ्यता आपको दिखती है। सिंधु घाटी सभ्यता में अगर हड़प्पा की बात करेंगे तो ये सबसे बड़ा शहर है वहां का और विशाल किला और व्यापार केंद्र के तौर पर इसको जाना जाता है। मोहनजोदड़ो की बात करेंगे तो यहां पर हम ये कह सकते हैं मोहनजोदड़ो स्नानागार मिला है यहाँ पर, विशाल अनाज भंडार यहाँ पर आपको मिलेंगे। जबकि अगर हम बात करते हैं लोथल की तो लोथल वहां का बंदरगाह था। बंदरगाह इस मतलब उस समय भी लोग जहाजों का प्रयोग करते थे, जहाजों के माध्यम से व्यापारों का व्यापार किया जाता था। बात आती है अब आपकी वैदिक काल, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता की बात करेंगे तो ये वैदिक सभ्यता 1500 बीसी का दौर है। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता को अगर हम देखें तो भारत की जो पहली सभ्यता थी जिसको हमने हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता बोला, वो शहरी सभ्यता थी। वहां के लोगों का रहन सहन बिल्कुल शहर जैसा था। लेकिन वैदिक सभ्यता जो भारत की दूसरी सभ्यता है जिसका समय 1500 बीसी से शुरू होता है, वहां के लोगों का रहन सहन ग्रामीण जीवन जैसा था, गांव की तरह रहन सहन उनका दिखाई देता है। बात की जाए वैदिक सभ्यता में तो वैदिक सभ्यता वह सभ्यता है जिसमें वेदों के बारे में अध्ययन होता है। हमारे भारत में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इनका दौर देखा जाए वो कब लिखे गए तो वो वैदिक काल के समय लिखे। यज्ञों के बारे में जानकारी हमें जो मिलती है वो आपको वैदिक काल के अंतर्गत मिलेगी। बात आती है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था की शुरुआत देखी जाए तो वो वर्ण व्यवस्था आपको वैदिक सभ्यता में मिलती है लगभग 1000 बीसी के आसपास। जब हम जाएंगे तो वहां पर आपको स्पष्ट तौर पर वर्ण व्यवस्था दिखाई देगी, जहां पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का स्पष्ट तौर पर उल्लेख आपको दिखाई देता है। पशुपालन की बात करेंगे तो मैंने कहा कि वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता है? वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है और ग्रामीण सभ्यता है तो कंफर्म है ये पशुपालन से परिचित होंगे। हाँ, लेकिन अगर बात आती है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या
किसी जानवर से परिचित थे कि नहीं परिचित थे, तो कुछ जानवर से तो वो परिचित थे, लेकिन व्यापारिक तौर पर उनका प्रयोग करना वो शायद उतना बेहतर नहीं जानते थे जितना कि वैदिक सभ्यता के लोग जानते हैं। मौर्य समाज की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम मौर्य समाज के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पर इतिहास को हम स्पष्ट तौर पर लेकर आएंगे। अगर इतिहास की बात करें तो लिखित जानकारियों का दौर जो आता है, स्पष्ट तौर पर हमें यहाँ से कुछ दिखाई देता है। ये वो दौर था जब चाणक्य के बारे में हम पढ़ेंगे, ये वो दौर था जब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे, अशोक के बारे में पढ़ेंगे, दशरथ के बारे में पढ़ेंगे, तो चंद्रगुप्त मौर्य का दौर आप देखेंगे। भारत में पहले प्रशासनिक पृष्ठभूमि जो दिखाई देती है, वो आपको मौर्य काल में स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है। मौर्य साम्राज्य का जो काल है बेटा, वो 322 बीसी से लेकर 185 ईस्वी तक जाता है। दूसरा, अशोक के स्तंभ के बारे में पढ़ेंगे। अशोक का स्तंभ पहले भी कागज नहीं हुआ करते थे, तो लोग अपने आदेशों को पत्थरों पर लिखवा कर जगह-जगह लिखवा दिया करते थे। वो अशोक साम्राज्य विस्तार, अशोक का साम्राज्य कहाँ तक विकसित था, तो भारत की बात करें तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के कुछ हिस्से भारत के अधीन थे, मतलब अशोक का वहां तक साम्राज्य था। बात आती है अब निष्कर्ष और बात की बात है, तो आखिर इतिहास किसे कहा जाए? इन सभी बिंदुओं के इर्द-गिर्द हम देखें तो वास्तविक तौर पे इतिहास की परिभाषा जो निकल कर आएगी, वो ये परिभाषा निकल कर आएगी कि इतिहास उसे कहा जाता है कि ऐसी घटना जो पहले कभी घटी तो हो, लेकिन उसकी जानकारी अगर हमें लिखित तौर पर मिलेगी, तो उसको हम इतिहास कहेंगे, और लिखित तौर पर अगर नहीं मिलती है, तो उसको इतिहास के अंतर्गत नहीं रखा जाता, उसको प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। मैं आशा करता हूं कि ये कुछ बातों पर ध्यान रखा जाए, तो इसके माध्यम से हम इतिहास के बारे में और अच्छी जानकारी निष्कर्ष के तौर पर निकाल सकते हैं। तो आशा करूंगा कि आज की वीडियो आपको बेहतर लगी होगी, क्योंकि आज हमने सिर्फ सामान्य चर्चा करी कि इतिहास किसे कहा जाता है। बात अगर बेहतर लगी हो तो एक बार कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आज क्लास आपको कैसी लगी। धन्यवाद।